नमस्कार। गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो स्टोरी होगी वो देश की तीसरी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पर। दोस्तों, देश की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असैसिनेशन एक्चुअली उनके द्वारा किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर किए गए आर्मी के हमले की वजह से उनका सिख समाज में एक ज़बरदस्त आक्रोश था, गुस्सा था, और उस गुस्से और आक्रोश ने देश की तीसरी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जान ले ली। तो हम आते हैं कहानी पर, आखिर ये उनकी हत्या किस दिन हुई थी। तो लेकिन मेन कार्ड जो था वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि मेन कार्ड था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें सेना ने कुछ जो एक खालिस्तानी समर्थक थे, भिंडर वाले, उन्होंने अकाल तख्त पे मौजूद हो गए थे और पूरे अपने कब्जे में ले लिया था उस अमृतसर स्वर्ण मंदिर को। तो उसे खाली कराने की मेन वजह रही थी इंदिरा गांधी की हत्या। तो हम आते हैं कि हत्या आखिर कब हुई थी, क्या डेट थी। तो दरअसल ये जो वक्त था, तारीख थी, वो 31 अक्टूबर 1984 की। तो 1984 31 अक्टूबर हर रोज़ की तरीके से प्रधानमंत्री आवास में सुबह होती है। सुबह होती है, थोड़ा सा ख़ास अगर हम कहें वो यूँ थी कि 31 अक्टूबर को ब्रिटिश जर्नलिस्ट पीटर एक डॉक्यूमेंट्री को शूट करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेना था उन्हें उस डॉक्यूमेंट्री के रिगार्डिंग, जो कि एक आयरिश टीवी के लिए काम करते थे। तो अब वो इंटरव्यू अराउंड 9 o'clock पे शेड्यूल था, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चलना था। इंदिरा गांधी जी अपने इंटरव्यू के लिए तैयार होती हैं। पिंक कलर की उन्होंने साड़ी को पहन रखा था और वो घर से अपने जो पीएमओ था, रेजिडेंस था, उन दिनों का जो रेजिडेंस था प्रधानमंत्री का, वो था 1 सफदरजंग रोड। तो उस में इंदिरा जी अपने आवास से और अपने ऑफिस के लिए निकलती हैं। उनके साथ 4 लोग थे। उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो आर के धवन उनके साथ हर वक्त एक साई की तरह से रहते थे, और दूसरे थे नाथुराम। इनके अलावा उनका जो तीसरा एक पर्सनल हम सर्वेंट कह सकते हैं, जो हमेशा से काफ़ी पहले से, नेहरू जी के टाइम से भी ये बताते हैं कि वो सर्वेंट उनके यहाँ पे रहा था, रामेश्वर दयाल वो था। और चौथे एक कांस्टेबल थे जिन्होंने एक छाता ले रखा था, नारायण सिंह जिनका नाम था। तो छाता ले रखा था, मैडम के ऊपर लगा रखा था, और वो लेके इन 4 लोगों के साथ इंदिरा जी अपने पीएमओ की तरफ जा रही होती हैं। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि उनके कई एक खुफिया एजेंसीज ने ये इनपुट्स दिए थे कि मैडम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान को एक बड़ा खतरा है। ऐसे में वो सिख समाज से खतरा था। एक्चुअली मेरा ये परसेप्शन नहीं है, मेरा ये मानना नहीं है कि सिख समाज कैसा है कैसा नहीं, लेकिन उस टाइम के हालात की मैं बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो खुफिया एजेंसीज़ ने जो इनपुट्स दिए थे, वो इनपुट्स ये थे कि इन सिख जो उनके कांस्टेबल या सिख उनका बॉडीगार्ड्स जो थे, कि इनसे आपको अलर्ट रहना है। तो उन्हीं में जो 2 सिख बॉडीगार्ड्स उनके थे, जो मैडम के साथ कई बार विदेश में भी गए थे, उनकी विदेश यात्रा के दौरान साथ में रहे थे, वो थे बेअंत सिंह। और बेअंत सिंह पे बड़ा नाज करती थी इंदिरा जी। बेअंत सिंह जब भी मैडम को देखता था तो हाथ जोड़ता था, उन्हें नमस्ते करता था। और कुछ ही पहले एक दूसरे थे जो सतवंत सिंह थे, वो 6 महीने पहले करीब, हत्या जो 31 अक्टूबर को हुई थी, उससे 6 महीने पहले उन्होंने बेअंत सिंह के साथ वहाँ पे मैडम के आवास पर ड्यूटी में आए थे। तो हम आते हैं उसी 31 अक्टूबर की 9 बजे के करीब। तो 9 बजे के करीब जब मैडम अपने पीएमओ से, सॉरी, रेजिडेंस से पीएमओ की तरफ जा रही थीं, घर से बाहर निकली थीं, और लगभग कुछ ही दूरी पे पीएमओ स्थित था, तो वो पैदल चल रही थी। 4 लोग उनके साथ में थे, जो मैंने आपको बता दिए थे वो कौन कौन से लोग थे। और
जो वजह थी कि वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट होना था, जिसमें पीटर उनका इंटरव्यू लेने के लिए शेड्यूल किया गया था। तो अब ये 4 लोगों के इस छोटे से एक हम कह सकते हैं ना ग्रुप में मैडम चल रही होती हैं। गेट पे लगभग जो मेन गेट था जहाँ पे सिक्योरिटी के 2 पर्सनल डिप्लॉयड थे, उन्होंने वो बेन सिंह की एक आदत थी कि जैसे ही मैडम को देखते थे तो वो हाथ जोड़ के उन्हें नमस्ते किया करते थे। तो वो थोड़े से आगे को बढ़े, मैडम ने देखा, इंदिरा जी ने देखा, तो उन्होंने समझा था कि ये आगे को आ रहा है नमस्ते करने के लिए, तो मैडम ने खुद ही अपने हाथ जोड़ लिए, नमस्ते करने लगी। लेकिन आज उसके मन में आज उसका इरादा कुछ दूसरा था व्यूअर्स। वो इरादा ये था कि जैसे ही वो आगे आया उसने हाथ में अपनी रिवॉल्वर को निकाला और सीधे से बैक टू बैक फायर करना शुरू कर दिया। 3 गोली सीधी इंदिरा जी के सीने में उतर जाती हैं और जैसे ही वो 3 गोली उसने मैडम के सीने पे दागी और अपने दूसरे साथी वेन सिंह को आवाज़ लगाता है कि फायर करिए। वेन सिंह ने भी अपनी कार्बाइन की पूरी मैगज़ीन इंदिरा जी के सीने पे उतार दी। कुल मिला के ऐसा मानते हैं कि 33 गोलियां फायर हुई थी, जिनमें से 30 इंदिरा जी के सीने में, कुछ अंदर और कुछ उन्हें पार करते हुए बाहर निकल गई थी। दोस्तों, ये हम कहते हैं ना कि मौत से पहले कुछ अंदेशा हो भी जाता है कि कुछ होने वाला है। एक दिन पहले भुवनेश्वर की रैली में इंदिरा जी ने ये कहा था, अपने उस भाषण के दौरान ये बोला था कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा भारत को जीवित रखेगा। मुझे आपकी सेवा करने का भरपूर और पूरा समय मिला है। मुझे फ़क्र है, मुझे गर्व है कि मुझे सेवा करने का मौका मिला है। अब कितना भी और मिले, जो भी मिले, लेकिन मैं आपकी सेवा करती रहूँगी। तो इस तरह का था, उसमें वो काफ़ी बाद में वायरल हुआ था। ये बोला गया था कि मैडम को कुछ ऐसा अंदेशा जैसा हो रहा था, तभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी और मौत के विषय में एक इस तरह का स्पीच दे रही थी। उसके जस्ट नेक्स्ट डे ये वारदात होती है। जैसे ही गोलियां दागी जाती हैं, आर के धवन को समझ पाते, उनके बगल का जो कांस्टेबल था उसके भी पैर में गोली लगती है, वो गिर जाता है। तो एकदम से उन दोनों ही हमलावरों ने अपने हथियारों को नीचे रख दिया और सरेंडर कर दिया। बोले मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। तब तक पीएम आवाज़ से दौड़ता हुआ एक कांस्टेबल आता है। उसे लगता है कि ये जो गोलियों की आवाज़ हुई थी वो किधर हुई है, फायर किधर हुआ। वो दौड़ के आता है। तब तक आईटीबीपी के जवान भी हरकत में आ जाते हैं, जो दूसरे गेट पे खड़े थे वो दौड़ के आते हैं और उन्होंने सीधे से फायर कर देते हैं और वीएन सिंह को मौत के घाट उतार देते हैं। तो अब जब ये सब कुछ हो चुका था, मैडम की देश की तीसरी प्रधानमंत्री, जो एक बहुत तेज़ तर्रार प्रधानमंत्रियों में गिनी जाती हैं, आज भी उनका नाम जो है भारत के उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में शामिल है। तो वो कुछ समझ पाती, वो कुछ बाकी के जो साथ में लोग कुछ कह पाते, तब तक आर के धवन एकदम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बोले जल्दी से एम्बुलेंस लाइए। लेकिन एम्बुलेंस, इसे फिर से हम कहेंगे कि कुदरत का ही कुछ ऐसा होता है कि उस दिन एम्बुलेंस तो थी पीएम आवास में, लेकिन उसका ड्राइवर उस दिन छुट्टी पे था। तो आनन फानन में सरकारी जो एम्बेसडर थी, उस एम्बेसडर पे पीछे मैडम को लिटाया जाता है और आर के धवन आगे की सीट पे बैठते हैं। बराबर में जो ड्राइवर थे वो उस गाड़ी को लेके चलते हैं। तब तक दौड़ती हुई सोनिया जी अंदर होती हैं। वो एकदम से आती हैं, वो कुछ समझ नहीं पाती हैं, लेकिन दौड़ते हुए आती हैं और उस पीछे की सीट पे बैठ जाती हैं। इंदिरा जी का सिर अपने पैरों पे रख, अपने गोद में रखे और आगे के लिए चलती हैं। और वो गाड़ी जो एम्बुलेंस ना होके, दरअसल वो जो सरकारी एम्बेसडर थी, वो सीधी पहुंचती है एम्स में। एम्स की जो दूरी थी वो लगभग 4 किलोमीटर की थी पीएम रेजिडेंस से। तो जब पहुंचती है तो वहाँ पे सीधे से उस टाइम पे एक्चुअली जिस ग्राउंड फ्लोर पे जब एम्बुलेंस वो उनकी सरकारी गाड़ी रुकती जाके थी, तो वहाँ दरअसल स्ट्रेचर भी नहीं मिल पाता है। एक पुराना सा एक टूटा स्ट्रेचर जैसे ही आता है, उस पर इंदिरा जी को लेटाया जाता है, अंदर ले जाते हैं डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर थे उनका पैनल। सीनियर डॉक्टर्स को एकदम से फ़ौरन बुलाया जाता है वहाँ पे। सीनियर डॉक्टर्स को जब बुलाया जाता है तो दरअसल उस टाइम पे ऐसा मानते हैं कि 30 गोलियाँ जिस किसी के जहन में निकल गई हों, उतर गई हों, उनके ज़िंदगी या उनके जीवन की कोई संभावना रहती नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक अंतिम प्रयास किया जा रहा था।
डॉक्टर्स को भी ये समझ नहीं आता है। सीनियर डॉक्टर्स को जब वो कॉल करते हैं, वो आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पीएम आई है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद एक इंस्पेक्शन होगा। वो दौड़ के पैनल आता है डॉक्टर्स का, वो पूछते हैं कि पीएम कहाँ हैं? तो जूनियर डॉक्टर में से एक पीछे स्ट्रेचर पे लगभग मरणासन स्थिति में इंदिरा जी होती हैं, उनकी तरफ इशारा करता है उस स्ट्रेचर की तरफ कि ये हैं। तो डॉक्टर्स शॉक्ड होते हैं कि वो देश की ताकतवर प्रधानमंत्री को ये कैसे और क्या हुआ। अंदर ले जाया जाता है, ओटी में ऑपरेशन शुरू होता है। दरअसल गोलियां निकाली जाती हैं और बाहर बेंच पे सोनिया गांधी जी रो रही होती हैं, उनका बुरा हाल हो रहा होता है। और उसी टाइम पे दरअसल उनके जो बेटे बाद में प्रधानमंत्री हुए थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो बंगाल में किसी रैली में थे। उनको खबर किया जाता है, वो वहाँ पर रैली को बीच में छोड़ के ही दिल्ली वापस आते हैं। इधर डॉक्टर ने इस काम को शुरू किया। बताते हैं कि करीब करीब 6 से 7 गोलियां निकाली गई थी, लेकिन ये देखा जा रहा था कि उनके कोई हरकत नहीं हो रही थी, कोई बॉडी से कोई हरकत नहीं हो रही थी, ना तो तमाम तरह के जो वेंटिलेशन पे होने के बाद किसी भी ऑर्गन्स की कोई हरकत नहीं थी। तब तक सोनिया जी का मैसेज आता है कि आखिर आप उनके शरीर को और ज़्यादा कितना ख़राब करेंगे। ऑपरेशन को जो गोली निकाली जा रही थी उसे रोक दिया जाता है। और एक और दूसरी घटना देश में जो चल रही थी कि देश की सबसे टॉप चेयर पे बैठी हुई प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या कर दी जाती है। दूसरी तरफ तत्कालीन राष्ट्रपति भी देश में नहीं होते हैं उस टाइम पे, उन्हें भी बुलाया जाता है। ऐसे में ऐसे हालात और यूँ लगता था कि अगर ये खबर गलती से कहीं ब्रेक हो गई, किसी न्यूज़ में आ गई, तो एक बड़ा खतरा आ जाएगा और एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, क्योंकि देश में उस टाइम पे कोई टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ नहीं था। तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह को तत्काल देश में वापस बुलाया जाता है। वो आते हैं, जैसा कि अंदेशा किया जाता था कि उनके काफ़िले पे जब वो आ रहे थे तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे, तो वहीं से एक वानगी जैसी दिखने लगी थी कि जो उनकी हत्या के बाद ज़बरदस्त शुरू हुई थी। तो हम वापस दूसरी साइड को आते हैं कि प्रधानमंत्री की खबर को लगभग किसी चैनल ने 1:45 या 1:40 के आसपास ब्रेक कर दिया और वो एकदम जंगल में आग की तरह फैल गई कि इंदिरा जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन किसी तरह से उसे फिर से कंट्रोल किया गया कि प्रधानमंत्री की हत्या की अगर सूचना पूरी तरह से प्रसारित कर दी जाएगी और उस टाइम पे चेयर पे कोई नहीं होता है तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए फिर से खतरनाक होगा। तो इतने में ही एक आपात बैठक बुलाई जाती है, ज्ञानी जैल सिंह जी आ जाते हैं। तो उस बैठक में श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को देश का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाता है। और हाँ, दूसरी तरफ अब ये होता है स्वर्गीय इंदिरा गांधी की क्रिमिनेशन के बाद आगे की कहानी ये होती है कि 3 से 4 दिन भीषण नरसंहार चलता है सिखों में, जो कि आज तक का बहुत भीषण नरसंहार था, जिसमें ये बताते हैं कि ऑन रिकॉर्ड में तो शायद कुछ कम है, लेकिन करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 10,000 सिखों की हत्या कर दी गई थी। खींच के बाहर निकाल के जला दिया गया था, मार दिया गया था। सिखों में एक ज़बरदस्त भय और एक डर का माहौल हो गया था इंदिरा गांधी की इस हत्या के बाद। खैर आगे क्या होता है, तो इस तरह से इंदिरा जी की हत्या होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो सिखों में रोष था और उनकी हत्या के बाद सिखों के एक बड़ा नरसंहार होता है। इस सब के लिए करीब करीब 10,000 लोगों की जान जाती है, उसमें तमाम सारे निर्दोष सिख भी मारे जाते हैं और सिख उनके अंदर एक डर भय व्याप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।